हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि गणित शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन हैं, जो मैथ्स में आएँगे। मैथ्स वाला जो हमारा भाग होता है, जो सीटेट के एग्ज़ाम में होता है, उसमें गणित शिक्षण शास्त्र के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मैथ्स पेडागोजी भी कह सकते हैं इन क्वेश्चंस को। उसकी सीरीज़ लेकर आ गए हैं। इसके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और इन क्वेश्चंस को हमने वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्मेट में इसलिए बना दिया है कि सीटेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है, और जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें और आपकी सीटेट की जर्नी को आसान बना सकें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है, यह है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक मिनट। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार? कि बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है, उसका गणितीयकरण हो जाए। ऐसे ना सोचे वो कि वो थ्योरेटिकली सोचे, वो चिंतन प्रक्रिया उसकी चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र क्या होता है? आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। हाँ, आपको बीच में ये बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, जो हमारे ये सारे क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वन लाइनर की, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, मैथ्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसीलिए ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति हमारे उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गणित में समस्या के समाधान का तरीका नहीं है। तो गणित में समस्या के समाधान का तरीका तो वैसे भी आप, अगर ये ऑप्शंस में आता तो आप देख के बता देते कि रट लेना। किसी भी जो एनसीएफ 2005 है, यानी कि 2005 है एनसीएफ, वो रटने पर बिल्कुल भी जोर नहीं देती है। वैसे भी आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो कभी भी आप रटने का कंसेप्ट नहीं देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है, तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। तो अनुपात, समानुपात। तो पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है, तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या होता है? अनुपात, समानुपात। ठीक है, तो हमें जो इसमें अनुपात प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उसकी बात कर रहा है। तो जब हमारा जो बच्चा है, जो हमारा स्टूडेंट है, वो औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है, तो हमें किस चीज़ का परिचय देना चाहिए उनको? अनुपात और समानुपात का। तो इस चीज़ का कंसेप्ट हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। बस अभी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो अभी हम कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी डिलीवर करने जरूरी हैं। ठीक है, आगे देखिए। कक्षा 7th की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। तो एक कक्षा 7th की एक समस्या है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। एक मानचित्र दिया गया है, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर को क्या लिखा है? 1000 किलोमीटर, यानी कि 1000 किलोमीटर है। यानी कि 2 सेंटीमीटर किसके कितनी की दूरी को कवर करेगा? 1000 किलोमीटर की। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यह समस्या है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, वो किस तरीके की समस्या के अंतर्गत आता है? तो इस तरीके का क्वेश्चन अंतर विषयी प्रकृति के, ठीक है, विषय के अंतर जो प्रकृति होती है, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन सीरीज है, तो क्वेश्चन कराएंगे। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि इसके अंदर, इसमें चिंतन करना पड़ रहा है बच्चे को, और तो इसमें
अंतर विषयी प्रकृति आती है। जैसे किसी चीज़ के अंदर है, कोई चीज़ दे रखी है, उसके अंदर कुछ ऐसे क्लू सा दे दिया, जैसे कि 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर दे दिया, अब 2.5 सेंटीमीटर बोल रहा है करने के लिए, तो उसमें हम करेंगे ना कि 2 सेंटीमीटर को 1000, 0.5 को 500 करेंगे, तो इस तरीके से ये, तो इस तरीके के क्वेश्चन किस प्रकृति में आते हैं? अंतर विषयी प्रकृति में आते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हुए होंगे उस एग्जाम में, तो ये 4 ऑप्शंस में आप देखकर भी पहचान जाएंगे वैसे तो, बट अब हम वन लाइनर कर रहे हैं तो हमने सारे ऑप्शंस हटा दिए हैं, ठीक है। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में भी क्या होना चाहिए? हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। देखो, अब सीबीएसई बोर्ड्स की बहुत सारे बोर्ड्स की बुक्स देखें तो पहले सारे एग्जाम्पल्स पे सब बेस होती हैं, तभी क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हल किए गए उदाहरण होंगे, उतने ही ज़्यादा वो बुक अच्छी मानी जाएगी, बच्चों को भी उसमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। गणित में दुष्यता के लिए उत्तरदायी घटक नहीं है, उत्तरदायी घटक नहीं है। कौन सा घटक नहीं है? पाठ्यक्रम, ठीक है। तो गणित में दुनिश्चितता के लिए उत्तरदायी घटक कौन सा नहीं है? पाठ्यक्रम, ठीक है। तो सॉरी, दुनिश्चितता नहीं, दुश्चिंता है ये, तो थोड़ा मैंने रॉन्ग इसको प्रोनाउंस कर दिया था, ठीक है। दुश्चिंता के लिए उत्तरदायी घटक नहीं है। भाई पाठ्यक्रम में क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसीलिए जब ऑप्शंस आए होंगे उसमें पाठ्यक्रम आप देख के भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा चिंतन करिए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन सारे जो होते हैं पेडागोजी के, ये हमारे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित में परिभाषित पद है, गणित में कौन सा पद परिभाषित है? तो चतुर्भुज के विकर्ण। ऐसा नहीं है गणित में और पद परिभाषित नहीं है, बट ये जो ऑप्शंस होंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो वैसे भी परिभाषित होते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं तो देखते होंगे, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस को डिलीवर करने का आपको यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके, जो बिगनर्स हैं या जो अभी एग्जाम की तरफ जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ का आइडिया हो कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर बारी, कभी किसी तरीके से पूछा जाता है, कभी किसी तरीके से, बस आपको अपना एग्जाम की तरफ ध्यान देना है आराम से, ठीक है। गणित वह मार्ग है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन लॉक का है। लॉक एक हमारे इसके वैज्ञानिक थे, तो उनका लॉक का ये कथन है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। देखिए ये तो कथन सत्य ही है, बस ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिसमें ये कथन पूछ लेता है ये किन साइंटिस्ट ने या किसने बोला है, ठीक है। अब देखिए, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। देखो, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत जो विवेचन होता है उसके द्वारा समस्या को बनाने और सूत्रबद्ध यानी कि फॉर्मुलेट करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? जो कि एक व्यक्ति को गणित में बेहतर होने के लिए। तो भाई इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों है? कि एक व्यक्ति गणित में बेहतर हो जाए, अच्छे से अच्छा उसमें परफॉर्म करे, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। तो तर्क संगत में तो आपको पता ही है, गणित में बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी गणितीयकरण, एक मिनट, विद्यार्थी गणितीयकरण समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। भाई अगर किसी बच्चे को या विद्यार्थी को गणितीय समस्या को हल करते समय गलतियां हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो अपने अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं,
ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन, मतलब वो अपने हिसाब से कुछ अलग सोचने लग जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो गलतियां होंगी। तो इसीलिए हमें जो एनसीएफ है वो हमारा कंसेप्ट पे और समस्याओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसीलिए जो हमारे विद्यार्थी हैं वो ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन का यूज करते हैं, इसलिए उनकी गलतियां होती हैं। बाकी अगर इस तरीके से नहीं करेंगे, फॉर्मूले के तहत चलेंगे, तो उनकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को, एक मिनट, हाँ, प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रेड पेपर और कैंची देती हैं। वह उनसे चाहती है कि वे बताएं कि द्विआयामी वस्तुओं के रूप में कौन संकल्पना खोज कर रहे हैं। तो इसमें वो कौन सी संकल्पना खोज कर रहे हैं, संकल्पना, सॉरी। तो द्विआयामी क्या होता है? 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? घूर्णन संकल्पना, रोटेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो द्विआयामी वस्तुओं के रूप में कौन सी संकल्पना की खोज की जाती है? रोटेशन कंसेप्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घातांक का कार्य करते हुए एक विद्यार्थी की नोटबुक में कार्य देखा गया, वह इस प्रकार था। देखिए इसमें थोड़ा मिस प्रिंट था तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है। तो इस विद्यार्थी ने क्या किया है, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 को क्या लिखा है, 4 की पावर 5 लिखा है। ठीक है, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 को क्या लिखा है, 6 की पावर 8। ठीक है, अब 7 की पावर 3, 3 की पावर 7, एक मिनट, 3 की पावर 7 को इसने क्या लिखा है, विद्यार्थी ने 21 की पावर 10। तो अब देखो इसने ये दोनों तो ठीक किए हैं विद्यार्थी ने, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2, ये तो ठीक किया है, 4 की पावर 5 होगा। ठीक, अब 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, 6 की पावर 8 इसने लिखा है, ये एकदम ठीक लिखा है, देखिए यहाँ पे है ना, मैथ्स के अकॉर्डिंग। बट अब क्या लिख दिया, 7 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7 को 21 की पावर 10 लिख दिया है। तो ये तो इन्होंने गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये तो सेम बेस नहीं है, तो इनको विद्यार्थी को क्या समझ नहीं आया, विद्यार्थी को ये समझ नहीं आया कि अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है। ठीक है, उनको ये समझ नहीं आया कि अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है। उन्होंने क्या किया, 7 इंटू 3 किया, जैसे इन्होंने सोचा होगा 4 इंटू 4 को करके 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी इनके क्लियर नहीं है। 7 की पावर 3, 3 की पावर 7 वाला, अगर अलग आधार वाली संख्या होती हैं तो उनका गुणन कैसे किया जाता है। देखो सेम आधार वाली होती है, उनमें तो आधार लिख के और उनका एडिशन हो जाता है घातों का। ठीक है, जो हमारी ये होती हैं, 3 + 2 5 हो गया, ये 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, बट ये इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन की तरफ ही ध्यान देते हैं। अब आपको समझ भी आ गया होगा कि अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है, ये नहीं। अब एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है, किस पे बल दिया है, तेजी से गणित करने पर। ठीक है, तेजी से गणित करने पर एनसीएफ 2005 ने बल दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग। हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहेंगे, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ही हमने बहुत सारी सीरीज पोस्ट कर दी है, अब लगातार सीरीज आ रही हैं और ये हमारी सीटेट टारगेट सीरीज चल रही है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और औरों के लिए भी होंगी जिनको आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? भाई समाज में जो लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि का जो व्यवसाय है वो गणित पे निर्भर है, ये किस मूल्य की ओर संकेत कर रहा है भाई? आप ही बताइए, देखकर ही आपको पता चला जाता। सामाजिक मूल्य पर। ठीक है, तो किस मूल्य की ओर संकेत करता है? सामाजिक मूल्य की ओर यह संकेत करता है। ठीक है, समाज में लेन देन, व्यापार, ये सामाजिक मूल्य में हमने मैथ्स को यानी कि गणित को व्यवहार में इंक्लूड
कर दिया है। तो अभी की सीरीज़ ये हमारी ख़त्म हो गई है यहीं पर। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। पहले की सीरीज़ में आप और क्वेश्चंस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं, और नेक्स्ट सीरीज़ अब आपको थोड़ी देर बाद या 1 दिन में मिल जाएगी। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए और अपने सीटेट की इस जर्नी को बहुत ही आसान बनाइए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।